जो हमारा टॉपिक रहेगा वो 10th क्लास में वही सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम लोग कई दिनों से लगातार कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हमें कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में अब तक आइडिया हो जाना चाहिए। तो मैं आपको पेज नंबर वाइज बताता रहूँगा कि आप ये टॉपिक पर्टिकुलरली कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं अकॉर्डिंगली। तो थोड़ा सा साउंड का इशू है तो उसके लिए मेरे को माइक होल्ड करके रखना पड़ेगा, तो इसके लिए सॉरी। तो अभी मैं आपको कुछ पेज नंबर बताऊंगा जिसपे से आपको पर्टिकुलरली वो डाटा आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से सोर्स हैं? जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके हम लोग क्या क्या कर पाते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल को बर्न करके डायरेक्टली उससे एनर्जी ले सकते हैं। दूसरा है आप लोग पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल करके गाड़ियों में इसका यूज़ कर सकते हैं। एलपीजी का इस्तेमाल आप घर में गैस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सीएनजी का इस्तेमाल आप नेचुरल गैस के तौर पे कर सकते हैं। तो जो फॉसिल फ्यूल से ड्राइव होती हैं चीज़ें उनको हम लोग क्या कहते हैं? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का हम लोग इसका मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ हो रहा है वो कौन सी है? थर्मल पावर प्लांट। उसमें हम लोग क्या करते हैं? कोयल को बर्न करते हैं और उससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी की फॉर्म में हम लोग स्टीम लेके आते हैं और स्टीम से हम लोग क्या घुमाते हैं? टरबाइन। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी थे। इनसे प्रॉब्लम है कि पोल्यूशन होता है, तो पोल्यूशन को कैसे काउंटर करेंगे? पेड़ लगा सकते हैं। लेकिन तीन वो चीज़ें मैंने जो बताई थी पेज नंबर 1 से नोट करना। ये पेज नंबर है आपका, पेज नंबर 130 है जो आपका लक्ष्मी सिंह का। इस पेज पे जाएंगे तो आपको तीनों के नाम रखे मिलेंगे। पहला क्या है? कैटालिटिक कन्वर्टर। दूसरा क्या है? स्क्रबर। और तीसरा आपके पास क्या है? तीसरा का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है ना, तो इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं कि कैसे काम करती है लोग हल्के फुल्के ढंग से। तो आपको बेसिक इसके बारे में आइडिया रखना है। इससे नेक्स्ट केस में हम लोग जाते हैं किस चीज़ में? नॉन कन्वेंशनल में। नॉन कन्वेंशनल या कन्वेंशनल के भी कुछ फॉर्मेशन है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ से ही। तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा यहाँ एक बात ध्यान से समझनी है बस उसको। उसके बाद आपको ये पता लगेगा कि बहुत से मैक्सिमम जितने सोर्सेज हैं उसमें हम एक ही चीज़ अचीव करने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ क्या है उसके बारे में बात करते हैं। आपको रखना क्या है कुल मिलाकर के कि आपके पास एक डिवाइस है ऐसे करके जिसको आपको घुमाना है। इसको क्या बोलते हैं? टरबाइन या रोटेटर या कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। बेसिक आइडिया क्या है? अगर ये कोई भी टरबाइन है तो ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है नॉर्थ और साउथ, और ये किसी वजह से ऐसा कोई हम लोग सेटिंग करें कि ये घूमने लग जाए। तो इससे जुड़ा कोई अगर सर्किट है, क्लोज सर्किट, इसको हम लोग सेकंड चैप्टर में थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे भी। अगर उस इससे जुड़ा हुआ कोई सर्किट है कि किस तरीके से इसमें, तो इसमें क्या होगा? ये बल्ब आपका ग्लो करने लग जाएगा। मतलब इसके अंदर क्या होगा? एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसी करंट। एसी करंट इसके अंदर जनरेट होगा। एसी करंट या वोल्टेज, जो भी आप इसको अगली क्लासेस में, हाई क्लासेस में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल ये बात आइडिया क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड आपने बनाया। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आप किसी दो बेहद जबरदस्त टाइप के आपने मैग्नेट लिए, उनसे आपने ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लिए थे बीच में। जैसे कुछ लाइन है जो हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे जिसके बारे में। उसके बीच में ये आपका टरबाइन रखा हुआ है, और अगर ये किसी तरीके से घूमना शुरू कर दे या चालू हो जाए तो आप इससे जुड़े सर्किट में क्या पाओगे? इलेक्ट्रिसिटी पाओगे। ठीक है ना, तो सिर्फ आपको ये आइडिया रखना है कि अब इसको घुमाने के आपको अलग अलग तरीके इस चैप्टर के अंदर आप देखेंगे कि किस किस तरीके से। मैं थोड़ा सा इसको रन करता हूँ और उसके बाद बात करते हैं। आपको क्या करना है? बस आपको ये हटा देना। सिर्फ आपको एक आइडिया रहता है दिमाग के अंदर इस चैप्टर के लिए पर्टिकुलरली किस टरबाइन को घुमाना है। आप चाहे इसको हाथ से घुमाओ, लेकिन वो तो फिजिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ही हैवी टरबाइन होता है। और आपको चाहिए कि नेचुरल सोर्स का इस्तेमाल आप करो, नेचुरल एनर्जी का आप इस्तेमाल करो। तो पहले क्या है? एक बेसिक आइडिया एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। आपने बर्नर लिया, उसके ऊपर एक प्रेशर कुकर रखा, उस प्रेशर कुकर में एक
रास्ता दिया जिसमें से स्टीम होकर के निकल सकती है। स्टीम जब इससे निकलेगी तो बेहद हाई प्रेशर पे होती है। जैसे आपने कुकिंग की सीटी देखी होगी, जब वो सीटी बजती है तो एकदम से आवाज़ भी करती है और बहुत तेजी से उसमें से गैसें निकलती हैं बाहर। तो दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज दिस। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? और ऑब्जेक्टिव इज टू रोटेट दिस टरबाइन बाय द यूज ऑफ प्रेशर क्रिएटेड बाय स्टीम। ये जो स्टीम प्रेशर क्रिएट कर रही है, फोर्स क्रिएट कर रही है, उसका इस्तेमाल करते हुए बाय द यूज ऑफ दैट फोर्स वी आर टू रोटेट दिस टरबाइन। हमें इस टरबाइन को घुमाना है। तो इसके इस्तेमाल के लिए मैंने क्या किया? इसके लिए मैंने यहाँ पर पानी लिया और उसको गर्म किया, तो उससे स्टीम जनरेट हुआ, उससे मैंने ये टरबाइन को घुमा दिया। ठीक है। दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता है? ये है आपका प्रिंसिपल बेसिकली किस चीज़ का? थर्मल पावर प्लांट का। इसके अलावा हमारे पास क्या आइडिया हो सकता है किसके? देखिए, आपने ये टरबाइन रखा और एक डैम बनाया है, ठीक है, जैसा आपने देख भी रहे होंगे। ठीक है। तो इससे पीछे हमने क्या किया? एक पानी का बहुत बड़ा रिजर्वायर इकट्ठा किया। पानी जो नदी बह रही थी उसके रास्ते को हमने बंद कर दिया और एक काफी ऊंची दीवार बना करके उसके पीछे हमने क्या बनाई है? आर्टिफिशियल झील क्रिएट कर दी, लेक फॉर्म कर दी। उससे क्या होगा कि यहाँ तक पानी भर गया इसमें। अब यहाँ से पाइप या किसी तरीके के फॉर्मेशन से पानी यहाँ से गिर रहा है, कहाँ पर? इस टरबाइन के ऊपर। जब पानी इस टरबाइन के ऊपर गिरेगा तो टरबाइन फिर से घूमेगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि टरबाइन अगर घूम सकता है किसी भी नेचुरल फोर्सेस की वजह से, तो आप एक मान के चलिए कि आप उससे क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। तो ऐसे प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक। इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज के तौर पे आप जब इस बुक के अंदर इसको देखोगे ध्यान से, तो यू विल फाइंड आउट दैट there are few advantages associated with this kind of energy, and there are also disadvantages associated with this kind of setup. Now first we are trying to explain what are advantages of this hydroelectric power. The first advantage is आपको ये पानी हमेशा मिलता रहेगा। इट इज इटसेल्फ रिन्यूएबल। तो ये सबसे पहले एडवांटेज है, पानी हमेशा आता रहेगा। क्योंकि रिवर अपना साइकिल पार करेगी, पहले वो सी में जाएगी, सी से वापसी वेपराइज होगा पानी, वापसी आकर के बर्फ बनेगा, बर्फ फिर से पिघलेगी और आपको हर साल ये मिलता रहेगा पानी। इसमें ऐसी कोई इशू नहीं हो। तो सेकेंड एडवांटेज इज नॉन पोल्यूटिंग है। देयर इज नो पोल्यूशन इन दिस काइंड ऑफ एनर्जी फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर कोई पोल्यूटेंट तो है नहीं। ये पानी इसमें से बह के आ रहा है और इसको घुमा रहा है, बस इससे एनर्जी आपकी क्रिएट हो रही है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये कि ये आपके पास नॉन रिन्यूएबल होगा। और इसके अलावा इसमें एडवांटेज के तौर पे आप ये देख सकते हो कि इसकी कॉस्ट भी कंपैरेटिवली, एक बार तो आपका शुरुआत में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, लेकिन उसके बाद आपकी कॉस्ट ऑपरेशन की इतनी ज़्यादा इसमें नहीं रहती है। डिसएडवांटेज क्या है? ये जितनी बड़ी लेक तैयार हो रही है, इसके अंदर हो सकता है पहले कोई गांव बसा हुआ हो, उस गांव के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। दूसरी बात है, जो इस एरिया के अंदर जहाँ ये लेक बनी है वहाँ अगर पेड़ पौधे हुए तो वो पेड़ पौधे भी खत्म हो जाएंगे। तीसरी डिसएडवांटेज क्या है? यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ कोई मछली रह रही है इस अगले रास्ते में डाउन स्ट्रीम पे, उनको न्यूट्रिशन यहाँ से मिलता था, तो अब वो न्यूट्रिशन में दीवार आ गई बीच में, तो न्यूट्रिशन उन तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इसलिए ये इसकी डिसएडवांटेज बड़ी है। और इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं किस तरीके की, तो तीन डिसएडवांटेज आप ये मेन इसकी रख सकते हो। इसके अलावा तो ये आपका क्या रहेगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो दो तरीके से आपने टरबाइन घुमाना सीख लिया। पहले क्या? स्टीम का इस्तेमाल करते हुए। दूसरा आपने किस तरीके से वाटर की पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल आपने किस में कन्वर्ट किया? पहले वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके आपने क्या किया? ये टरबाइन घुमाया। तीसरी आपके पास क्या हो सकती है? आपके पास तीसरा इसके अलावा एक है विंड मिल का इस्तेमाल करते हैं, पंचक्की विंड मिल। मतलब आपने यही सेम टू सेम एक फॉर्मेट लगाया है, कि किसी ऐसी जगह पे लगाया जहाँ पर हवा खूब तेज से आती है। क्योंकि
क्या करेगी, हवा इससे टकराएगी ब्लेड से तो इसको घुमाएगी। फिर से बस सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि अगर ये घूमेगा तो ये एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जरूर प्रोड्यूस करेगा। बस आपको सिर्फ और सिर्फ इसको घुमाने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए। तो पहले आपने क्या किया, स्टीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विंड का भी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये तीनों चीज़ें यहाँ पर ध्यान से रखनी है। इस पर्टिकुलर के बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको अभी पढ़ के बता रहा हूँ, उन फैक्ट्स को आप लोग लिखेंगे अगर पेपर में आ जाए कुछ राइट शो डाउन। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। मतलब आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि भाई विंड एनर्जी के ऊपर आप एक शॉर्ट नोट लिखिए, तो आप ये सब बातें तो लिखेंगे कि ऐसे एरिया में चाहेगी कि किसका इस्तेमाल करेगा, एयर की काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग किसको कन्वर्ट करने में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके बारे में कुछ फैक्ट है, जैसे इंडिया का जो इस प्रोडक्शन में जो विंड एनर्जी है इसको प्रोडक्शन करने में इंडिया का वर्ल्ड में रैंक कितना है, 5th, 5वां रैंक इंडिया का। पेज नंबर 136 पे कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। दूसरा है डेनमार्क एक ऐसी कंट्री है जिसका 25% एनर्जी नीड्स जो किससे पूरी होती है, विंड एनर्जी से पूरी होती है। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट पोजीशन किस देश की है, वो है जर्मनी की। और एक लास्ट और है आपके पास, अभी हमारे पास जो एस्टिमेटेड इससे कितनी पावर जनरेट की जा सकती है वो है 45,000 मेगावाट। ठीक है, तो ये आपके पास पावर इससे जनरेट की जा सकती है 45,000 मेगावाट। तो इसके लिए मिनिमम क्या चाहिए, ऐसी विंड जिसकी रफ्तार कितनी हो, 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही हो और बहुत लंबे, और सेटअप करना इसको बहुत महंगा होता है क्योंकि इसके जो ब्लेड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे आते हैं। तो आई होप कि आपको ना ये दो चीज़ें बुक में यहाँ तक आपको फैक्ट्स के साथ याद कर लेनी चाहिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।